फंडामेंटल राइट और सरकार की क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटी है, सरकार को क्या करना है क्या नहीं करना, अगर समझ जाएंगे तो सवाल खड़ा करेंगे। संविधान कहता है जाति की, संविधान कहता है आप जातियों को समाप्त करोगे, जाति मुक्त समाज की स्थापना करोगे। हमारी सरकारों ने जाति के आधार पे स्कीम बना दिया, जाति के आधार पे कानून बना दिया, जाति के आधार पर आयोग कमीशन बना दिया। सरकार कहता है कि भाषा के आधार पे कोई काम नहीं होगा, सरकार ने भाषा के आधार पर दुनिया भर की स्कीम लॉन्च कर। सरकार कहती है क्षेत्र के आधार पर कोई काम नहीं करोगे, इसलिए आर्टिकल 370 मात्र 10 साल के लिए डाला गया और फिर ये सरकार को निर्देश दिया था 370 हटा लेना। अब 370 तो हट गया, लेकिन 371 चल रहा है, नागालैंड में चल रहा है 371। आपको नागालैंड में जाना है, हमें और आपको नागालैंड में जाना है तो पहले हम गुवाहाटी जाएंगे और जब नागालैंड में एंट्री करेंगे हमें आपको वहां पे वीजा लेना पड़ेगा। परमिट सिस्टम चल रहा है। जो स्थिति कश्मीर में आर्टिकल 370 कारण थी, वही स्थिति आपकी 371 के कारण नागालैंड की चल रही है। मैं बहुत जल्दी 371 में चैलेंज करूंगा, बहुत जल्दी करूंगा, अगला टारगेट मेरा वही है। तो कहने का मतलब आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन माइनॉरिटी कौन है ये नहीं बता रहे। माइनॉरिटी 1% वाला होगा कि 2% वाला होगा, 3%, ये नहीं बता रहे। यह विषय जब यूनाइटेड नेशन में गया तो यूनाइटेड नेशन ने उसकी एक डिफिनेशन बनाई। डिफिनेशन ये है, एनी ग्रुप और कम्युनिटी which is socially, economically, politically non-dominant and inferior in population। मैं भाई साहब रिपीट करता हूं, सब लोग इसको समझ लें। यूनाइटेड नेशन की माइनॉरिटी की डिफिनेशन है, एनी ग्रुप और कम्युनिटी which is socially, economically, politically non-dominant and inferior in population। मतलब ऐसा समुदाय, ऐसा समूह जो सोशली, सामाजिक रूप से बहुत नगण्य हो, उसकी कोई हैसियत ना हो, आर्थिक रूप से उसकी कोई हैसियत ना हो, और राजनीतिक उसका कोई वजूद ना हो, कोई राजनीतिक पार्टी उसको पूछती ना हो, और इनफीरियर इन पॉपुलेशन, संख्या में नगण्य हो। नगण्य का मतलब 0.1% हो, 0.2% हो, 0.3% हो, 1% हो, उसको कहते हैं माइनॉरिटी। 10%, 20%, 50% वाली कम्युनिटी को माइनॉरिटी नहीं कहते। हमारे देश में तो लक्षद्वीप का 95% जो 97% मुस्लिम है वो भी माइनॉरिटी बना हुआ। कश्मीर का 95% मुस्लिम भी माइनॉरिटी बना हुआ। नागालैंड का 88% क्रिश्चियन भी माइनॉरिटी बना हुआ। मतलब गजब का खेल चल रहा है पूरी दुनिया में जो माइनॉरिटी है वो समान शिक्षा की मांग करते हैं। हिंदुस्तान में जो मेजॉरिटी हिंदू है वो कह रहा है समान शिक्षा लागू करो। पूरी दुनिया में माइनॉरिटी कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करो, समान अधिकार की, हमको भी वही अधिकार दे दो जो सबको मिला हुआ है। भारत में मेजॉरिटी कम्युनिटी कह रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करो। पूरी दुनिया में धर्मांतरण माइनॉरिटी का होता है। पाकिस्तान में जो धर्मांतरण है वहां की माइनॉरिटीज का होता है, इसलिए वो 23% थे, अब 2% से कम हो गए। भारत में धर्मांतरण मेजॉरिटी कम्युनिटी हिंदुओं का होता है। तो मतलब ये पाकिस्तान में हिंदू कहता है हमको बराबर अधिकार दे दो, हमको बराबर अधिकार दे दो। हम भारत में कह रहे हैं माइनॉरिटी डिफाइन कर दो, माइनॉरिटी डिफाइन कर दो, तो माइनॉरिटी को देते हो हमको भी दे दो। ये गजब का खेल चल, और ये तभी ठीक हो सकता है, ये तभी ठीक हो सकता है जब इस देश के सभी जो लोग राष्ट्र से प्रेम करते हैं, जो लोग देश को चाहते हैं, वो अपने आप को थोड़ा सा तकलीफ दे। वो एसी के कमरे में बैठ के केवल फेसबुक चलाने के और केवल व्हाट्सएप चलाने से ये बात नहीं बनेगी। इस देश में भाई साहब लोकतंत्र नहीं है, इस देश में भीड़ तंत्र है। अगर भीड़ तंत्र नहीं होता तो 5 बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं पलटा जाता। पहले संविधान को 100% लागू किया जाता। अगर भीड़ वास्तव में लोकतंत्र होता तो सबसे पहले संविधान को 100% लागू किया जाता, फिर संविधान में संशोधन किया जाता। 25% के आसपास संविधान बचा हुआ है, मूल संविधान 25% बचा हुआ है, और 125 बार संविधान बदल गया। कभी आप फिर से हम लोग अगर कोशिश करेंगे, अगर आपके आदेश होगा, सप्ताह में एक बार हम एक एक आर्टिकल पे बात करेंगे जो संविधान देश की एकता अखंडता के लिए जरूरी था, जो जिस आर्टिकल को लागू करने से भारत में जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, अलगाववाद
कट्टरवाद, नक्सलवाद, माओवाद कम होता। जिस आर्टिकल को लागू करने से देश की एकता अखंडता मजबूत होती, वो काम नहीं किए गए, 125 बार बदल दिए। तो इस देश में वास्तव में लोकतंत्र नहीं, भीड़ तंत्र है। अगर भीड़ इकट्ठा होगी, आप दिल्ली का बॉर्डर घेर लो, ना आपके खिलाफ एक कार्रवाई होगी, ना आपके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा। लेकिन वास्तव में आप ईमानदार आदमी हो, आप कानून को मानते हो, संविधान को मानते हो, तो रेड लाइट तोड़ोगे तो 5,000 रुपए पेनल्टी आएगी। आप कानून संविधान को मानते हो, सीट बेल्ट नहीं पहनोगे, आपके 5,000 की पेनल्टी आएगी। कानून को मानते हो, हेलमेट नहीं लगाओगे, 200 400 जो भी है पेनल्टी आएगी। लेकिन अगर आप कानून को नहीं मानते हो, भीड़ है, आप सड़क जाम कर लो, आप दिल्ली में आग लगा दो, आप दिल्ली में दंगा कर दो, आप चलती हुई बस को फूंक दो, आप चलती हुई ट्रेन को फूंक दो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हमारी सरकारों ने तो आज तक ये कानून नहीं बनाया कि वास्तव में जो लोग दंगा करेंगे, जो सरकारी संपत्ति को जलाएंगे, उसकी हम पूरी पूरी कीमत वसूल करेंगे। आज तक कानून ही नहीं बनाया, और यही नतीजा है। नहीं, कभी आपने सुना कि अमेरिका, फ्रांस, चाइना में कोई सरकारी संपत्ति जलाता हो, कोई बस जलाता हो, कोई ट्रेन जलाता हो? ये ट्रेन और बस भारत में क्यों चलती है? ये घुसपैठिए भारत में क्यों आते हैं? चाइना, अमेरिका, फ्रांस, जापान क्यों नहीं चले जाते? क्योंकि हमने कानून ही नहीं बनाया। घुसपैठियों की 100% प्रॉपर्टी सीज करके 10 साल 20 साल के लिए जेल में डालने के लिए कानून ही नहीं बनाया, इसलिए यहां चले आ रहे। पूरी दुनिया में माइनॉरिटी 1% वाला माइनॉरिटी है, 2% वाला माइनॉरिटी है, और हमारे यहाँ 90%, 80%, 95% वाला माइनॉरिटी बना हुआ है। और सबसे मुझे तकलीफ इस बात की है भाई साहब, भारत में 788 सांसद हैं, 788। इन एक सांसद के ऊपर अगर आप उसके खाना बनाने वाले का तनख्वाह जोड़ लीजिए, ड्राइवर की तनख्वाह जोड़ लीजिए, उसका सारा फोन का फोन, फ्री की यात्रा, हवाई यात्रा सब जोड़ लीजिए, लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च होता है एक सांसद के ऊपर एक साल में। तो 788 का मतलब 788 करोड़ रुपए जा रहा है। किस लिए जा रहा है? फीता काटने के लिए थोड़ी जा रहा है। अरे अगर कोई बीमारी है तो डॉक्टर क्या करता है? एक डॉक्टर से इलाज नहीं होता, 2 डॉक्टर मिलते हैं, 2 डॉक्टर से इलाज नहीं होता, 3-4 डॉक्टर मिलते हैं, 10 डॉक्टर इकट्ठे हो जाते हैं, उस बीमारी की चर्चा करते हैं, उस बीमारी की समस्या के रूट काज पे जाते हैं, उसका समाधान करते हैं। मैं इंजीनियर था पहले, वकालत करने के पहले। हम लोग मशीन में प्रॉब्लम आती थी, हमें समझ में नहीं आती थी, एक इंजीनियर को बुलाते थे, नहीं समझ में आती थी 2 इंजीनियर बुला लेते थे, 3 इंजीनियर। कई बार ऐसा होता था कि कुछ ऐसी मशीन प्रॉब्लम आती थी, 5-5 इंजीनियर पूरी मशीन को घेर के खड़े हो जाते थे, और खड़े हो जाते थे, उसकी रूट का एनालिसिस करते थे, ये फॉल्ट क्यों आया, ये प्रॉब्लम क्यों आई, और मशीन ठीक करते थे। आखिर भारत में इतनी समस्याएं हैं, वो बढ़ क्यों रही है, वो घट क्यों नहीं रही? हमारे कुछ नेताओं ने तो हमारे दलितों को हिंदू ही नहीं बनने दिया, उनको दलित बना के रखा, पासवान को पासवान बना के रखा, हरिजन को हरिजन बना के रखा, जाटों को जाटो बना के रखा। उनके अंदर हिंदू बनने की भावना आने नहीं दिया। कुछ हमारे नेता थे, उन्होंने यादवों को एकदम यादव ही बना दिया, उनको हिंदू ही नहीं बनने दिया। कुछ बाद में आए, उन्होंने पटेल को पटेल बना दिया, कभी एहसास ही नहीं करने दिया नहीं तुम हिंदू हो। और कुछ तो ऐसे आए जिन्होंने मुसलमान को मुसलमान नहीं, भारतीय नहीं बनने दिया, न यादव को हिंदू बनने दिया, न मुसलमान को भारतीय बनने दिया। ये खेल चलता रहा, और खेल चल रहा है। इस माइनॉरिटी वाले मैटर पर मैं 2017 से लड़ रहा हूं, 4 साल हो गए, और केवल फुटबॉल की तरीके में इधर से उधर घूम रहा हूं। सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक काम करो, मैं तो कई बार देखता हूं सुप्रीम कोर्ट में बसता रहता है। मैंने उनको विषय बताया, ये विषय है, 2% वाला मेजोरिटी बना हुआ है, 95% वाला माइनॉरिटी बना हुआ है, आप इस पे कुछ कर दीजिए। बोला नहीं, काम करो, आप माइनॉरिटी कमीशन के पास चले जाओ। माइनॉरिटी कमीशन के पास गए, माइनॉरिटी कमीशन ने कुछ नहीं किया। 2018 में फिर सुप्रीम कोर्ट आए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, 3 महीने के अंदर माइनॉरिटी कमीशन माइनॉरिटी को डिफाइन करे, माइनॉरिटी कौन है, माइनॉरिटी को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, ये 3 महीने के अंदर डिसाइड करे। फिर कुछ नहीं किया माइनॉरिटी कमीशन ने, ना माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री ने कुछ किया, ना माइनॉरिटी कमीशन ने कुछ किया। अब कर क्यों नहीं रहे? क्योंकि जिस दिन मेरी PIL सफल हो जाएगी,
उस दिन भारत में माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। इस देश में सब भारतीय बन जाएंगे, ना कोई माइनॉरिटी ना कोई मेजॉरिटी। फिर 2018 में आए, बोले 3 महीने के अंदर करो, 3 महीने फिर कुछ नहीं किया। फिर मैं आया सुप्रीम कोर्ट, फिर मैंने माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को चैलेंज कर दिया। हमने कहा बहुत हो गया। फिर मैंने जो 1992 में कांग्रेस ने नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया था, उसी को चैलेंज किया कि ये इनवैलिड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है। सरकार डिवाइड कर रही है मजहब के आधार पे, सरकार मजहब के आधार पे पैसे खर्च कर रही है, इसलिए इस कानून की, ये कानून इलीगल है। अब उस पे मैटर चल रहा है। अभी तक सरकार का जवाब नहीं आया। सरकार ने ये नहीं बताया है कि वो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को खत्म करना चाहती है, उसके समर्थन में है, उसके विरोध में। लेकिन ये मैं आपको कह सकता हूं पूरे जिम्मेदारी के साथ, ये माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को मैं छोड़ूंगा नहीं, जाएगा 100%। कांग्रेस ने वैसे तो बहुत सारे पाप किए, लेकिन 2 उनके बड़े खतरनाक पाप है, 2 बड़े खतरनाक पाप। पहला, 1991 में उन्होंने कानून बनाया, पूजा स्थल कानून, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसको मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और नोटिस इशू हो चुका है। बाद में सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी पिटीशन फाइल किया, उनकी याचिका भी जुड़ गई है। हमारे साथ हरिशंकर जैन जी है, विष्णु जैन जी है, उनकी याचिका भी है। तो अभी 3-4 पिटीशन हो चुकी है। और दूसरा उन्होंने बड़ा पाप किया, 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया, 1992 में उन्होंने ये दूसरा कानून बनाया, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट, एनसीएम एक्ट कहते हैं उसको मैंने चैलेंज किया। फिर इससे फिर नहीं पेट भरा इसका, कांग्रेस का। 1994 में इसने एक और कानून बना दिया, जिसको कहते हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट। उस कानून के चक्कर में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन नहीं चलता, उस कानून के चक्कर में जामिया में रिजर्वेशन नहीं चलता, एससी एसटी कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता। तो मैंने उस 1994 वाले कानून को भी चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। तो 1992 का नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट और 1994 का नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट, वो दोनों कानून हमने चैलेंज किया हुआ है। दोनों जो हमारी अलग अलग पिटीशन थी, उसको एक साथ जोड़ दिया गया है। लेकिन दुख तो मुझे इस बात का होता है, इतना बड़ा भारत, टोटल 20 लाख वकील, 20 लाख में से लगभग 17 लाख हिंदू वकील, और आज एक याचिका चल रही है, बस एक याचिका। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में दोबारा कोई आया नहीं। इस देश में एनआरसी लागू करने के लिए केवल एक याचिका, ये गलत है। अरे आप जिस लायक हो कुछ तो करो। आप अगर पीआईएल डाल सकते हो पीआईएल डालो, आप वैसे ही प्रचार प्रसार कर सकते हो वैसे प्रचार प्रसार करो। लेकिन जो सही बात है, जो संविधान कह रहा है, उस विषय को आप कम से कम जनता तक पहुंचाओ तो। और जब तक जन दबाव नहीं बनेगा तब तक चीजें सुधरेगी कैसे? तब तक चीजें कैसे सुधरेगी? भाई हमारे डॉक्टर दुनिया की सबसे सस्ती और सबसे अच्छी कोरोना की वैक्सीन 7 महीने बना दी हमारे डॉक्टरों ने। हमारे इंजीनियरों ने, वैज्ञानिकों ने 108 मिसाइल एक साथ छोड़ा, सैटेलाइट एक साथ छोड़ दिया। हमारे वैज्ञानिकों ने अग्नि बना दिया, ब्रह्मोस बना दिया। कैसे बनाया? वो क्या करते हैं, पूरी दुनिया की मिसाइल का अध्ययन करते हैं, फिर एक नई मिसाइल बनाते हैं। डॉक्टरों ने पूरी दुनिया की पूरी वैक्सीन का अध्ययन किया, फिर एक अपनी वैक्सीन बना दिया। हमारे ये जो 788 सांसद बैठे हुए हैं संसद में, ये क्या करते हैं? ये किस देश का कानून पढ़ते हैं? न फ्रांस का पढ़ते हैं, न चाइना का पढ़ते हैं, न अमेरिका का पढ़ते हैं, न जापान का पढ़ते हैं, न जर्मन का पढ़ते हैं। और तो छोड़िए, संविधान को भी नहीं पढ़ते। इस संविधान में क्या क्या लिखा है, क्या क्या होना चाहिए, और हम कहते हैं नहीं भी आता। तो हम, आप जैसे लोग इस देश में बहुत सारी चीजें बोल तो रहे हैं ना, आपका वीडियो तो सर्कुलेट हो रहा है, आपको फोन करके पूछ ले कि पुष्पेंद्र जी ये विषय आपने जो बोला था इस पे क्या करना है, आप बताओ जरा क्या होना चाहिए। और हम कहते हैं 788, चलो छोड़ो, 788 में से 500 तो ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, 500 तो ऐसे हैं जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, 500 तो ऐसे हैं जो अपने आप को देश के लिए बड़ा समर्पित कहते हैं, 788 में 500 तो ऐसे हैं जो जय श्री राम बोलते हैं, 788 में 500 तो ऐसे हैं जो भारत माता की जय बोलते हैं, 788 में से 500 तो ऐसे हैं
जो राम राज्य स्थापित करना चाहते, भारत को विश्वगुरु बनाना चाहते, तो घर में बैठे बैठे विश्वगुरु बनेगा क्या?